Hello everyone, this is Amit and you all are welcome to your own study channel Smart Study with Amit. If you guys really want to grow up your knowledge, then yes, you are at the right place. So today I will discuss the most important concept of our constitution, that is our fundamental rights. So guys, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट. गाइस, ये है हमारे भारत का संविधान. इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो अपना आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू जान लेना आवश्यक है कि संविधान क्या है. संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार एक देश को चलाया जाता है. यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो संविधान के अनुसार देश को चलाए जाने के लिए संबंधित सारे नियम और कानून लिखे रहते हैं, जिसके बाहर कोई भी नागरिक देश का काम नहीं कर सकता. हर किसी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है. तो यानी कि संविधान देश के नागरिकों के लिए एक ऐसी सीमा निर्धारित करता है कि उसी सीमा के अंदर हमें अपने देश में रहकर निर्वाह करना होता है. तो इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और डेफिनेशन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न. यानी कि एक ऐसा नियम और कानूनों का दस्तावेज जिसके अनुसार एक देश को चलाया जाता है, वही संविधान कहलाता है. तो यहाँ हम संविधान का भाग 3 आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि संविधान के टोटल 22 भाग हैं. उसमें से आज हमको भाग 3 डिस्कस करना है. ये जो संविधान का भाग 3 है, इसी के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, उसका लेखा जोखा है. तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स. तो आज हम मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है मौलिक अधिकारों का अर्थ. मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकारों का अर्थ अगर बेसिक तौर पे बात करें बहुत जनरल शब्दों में, तो इसका नाम ही मौलिक अधिकार है. यानी कि ऐसे अधिकार जो हमारे लिए मूल हैं. मूल से शब्द बना है मौलिक. तो जो मूल अधिकार हैं यानी कि बेसिक राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बिना हमारे जीवन का निर्वाह आसान नहीं होगा, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है. तो मौलिक अधिकारों के अंदर उन सभी अधिकारों को शामिल किया गया है जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में या फिर कहें तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में सुनिश्चित करते हैं कि अगर उसको ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे तो उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और वो चाहे तो एक देश में रहकर बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है. तो इस में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं. तो कहने का मतलब है संविधान द्वारा, यानी कि यही संविधान है जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं, जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य को भी लिखा गया है. तो वो सारे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक यानी कि इम्पॉर्टेंट हैं. उनकी इम्पॉर्टेंसी के कारण ही इसको मौलिक अधिकार कहा गया है. यानी कि जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का, नागरिक का देश में आसानी से गुजारा नहीं चल सकता है. इसलिए देश के द्वारा, संविधान के द्वारा हमारे यहाँ नागरिकों को प्राप्त प्रदान किए गए हैं. उसमें आगे बताया गया है जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में नहीं करा लगाया जा सकता है. ये हर राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ रहने वाले सभी रेजिडेंट्स यानी कि नागरिकों को, सिटीजन्स को ये सारे अधिकारों की प्राप्ति कराई जाए. ये अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और इसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है. तो जो भी मैंने आपको बताया था कि दीज ऑल द राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनस पर्सनालिटी. तो बिना इनके वो व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता. जैसे आप जानते हैं समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है. ये सारे अधिकार ऐसे हैं कि अगर हमारे यहाँ समानता नहीं होगी तो देश में एक फूट रहेगी, अमीर गरीब के बीच में, हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में, गर्ल्स बॉयज़ के बीच में. तो इन्हीं सभी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इनको सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखा गया है ताकि देश में रहने वाले हर नागरिक को सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित तौर पर प्रदान कराए जाएं. तो आगे इसमें बताया गया है ये अधिकार केवल इन्हीं कारणों से नहीं कि ये मौलिक हैं, इनकी मौलिकता के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं एक बार. कि इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अलावा किसी और प्रकार से इनमें संशोधन संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चीज़ का कि संविधान में स्थान इनको इस तरीके से दिया गया है कि संविधान में अमेंडमेंट के अलावा किसी और तरीके से इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में यानी कि पार्ट थर्ड में अमेंडमेंट संशोधन ना करे संसद दोनों सदनों के हिसाब से और प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर, तब तक इसमें किसी भी साधारण विधि से किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इनके संशोधन का मतलब है संविधान को कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करना, क्योंकि संविधान की जान है। इसलिए मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है और इनको आसानी से संशोधित भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल हैं। पॉइंट सेकंड है, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास के लिए मूल रूप में आवश्यक हैं। जैसे इसके मीनिंग में भी कहा गया था, अर्थ में कहा गया था कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए इनको मौलिक अधिकार की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। अगर मौलिक अधिकार हमको नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर हमें, जैसे शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, अगर हमें शिक्षा का अधिकार ही ना मिले, राइट टू लाइफ के को भी मौलिक अधिकार के अंदर माना जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, स्वच्छ भोजन नहीं मिलेगा, स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, तो भी हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हम विकास का सपना भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए भी इनको मौलिक अधिकार माना गया है। अगला कंसेप्ट बताया गया इसमें, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी स्थिति में वायलेट नहीं हो सकते हैं, इनका उल्लंघन नहीं हो सकता है। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को निश्चित तौर पर ये सारे अधिकार मुहैया कराए, क्योंकि अगर इनके अनुपालन में या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी प्राप्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में इसका दायित्व वहाँ की सरकार का होगा, क्योंकि देश के संविधान के अनुसार ये हर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो वहाँ के नागरिकों को प्रॉपरली सारे मूल अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णित हैं उनको अवेलेबल कराए। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य, यहाँ जो न्याय वर्ड यूज़ किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय योग्य मतलब अगर आपको मौलिक अधिकार जो हमारी 6 हैं उसमें से एक भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए यहाँ पर न्याय योग्य माना गया है वर्ड। तो अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में हमें संविधान ने अधिकार दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं कि हमें इस कारण से यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे अगर हमें हमारे धर्म को मनमाना धर्म मानने का अधिकार है, अगर हमें कोई व्यक्ति रोक टोक करता है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। या हमारे साथ अगर कोई हाई कास्ट या लो कास्ट के हिसाब से इंटरफेरेंस या विरोध करता है या भेदभाव करता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यानी कि ये तो हमको हर स्थिति में मिलने चाहिए, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। तो अभी तक आपको ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकारों का दर्जा किस कारण से प्रदान किया गया है। तो आई होप कि मौलिक अधिकार के बारे में आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस गो थ्रू कर दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार वे सारे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परम आवश्यक हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। और इनको संविधान में इस तरीके से मेंशन किया गया है कि संविधान में संशोधन के अलावा किसी और प्रकार से इनमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार इनके बिना हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन या वायलेशन भी नहीं हो सकता है और ये हर तरीके से वहाँ की सरकारों के द्वारा जनता को प्राप्त कराना आवश्यक होता है। इसके आगे है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, यानी कि मौलिक अधिकारों को किस कैटेगरी में किस हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ बताया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संविधान के तीसरे भाग में, जो आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया गया था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बांटा गया है। हालांकि बाद में 1978 में
1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा वाला, 44th वाला संविधान संशोधन हुआ था, उस समय पर इनमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। अब आज की स्थिति में क्या है, अगर आज की डेट में हम बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारे 12, 13, 33 एंड 34 एंड 35, ये जो हैं 5 अधिकार, इनको अब मौलिक अधिकारों में से हटा के कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। कानूनी अधिकार किस सन में, 1978 में 44th नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय पर। तो तब से लेके हमारे यहाँ केवल ही 6 अधिकार रह गए हैं। इससे पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब ये 1, 12, 13, 33, 34 एंड 35 जो हटा दी गए हैं। तो अब हमारे आज की डेट में 6 मौलिक अधिकार हैं, परंतु संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जिसका वर्णन 84 से 18 में किया गया है। तो समानता के अधिकार के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं कि समानता जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समान भाव। समानता के अधिकार में इन्हीं तत्वों को शामिल किया गया है कि हमारे यहाँ पर चाहे कोई अमीर या गरीब हो, चाहे कोई हाई कास्ट या लो कास्ट का हो, कोई गर्ल या बॉय हो, वो किसी भी रिलीजियस का हो, वो किसी भी इंडिया के बाउंड्री में यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में उसका जन्म हुआ हो, किसी भी आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में समानता के अधिकार के बारे में ये कहा गया है। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक मेंशन है। इसमें देश में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रहेगा। वह पूरे इंडिया में किसी भी स्थान पर आ जा सकता है, किसी भी स्थान पर रह सकता है यानी कि निवास कर सकता है। किसी भी स्थान पर वो इंडिया में जाके अपना बिजनेस या व्यापार कर सकता है, धन अर्जन कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है 19th ए का, उसमें हर व्यक्ति को प्रेस की आज़ादी मिली हुई है, यानी कि वो सरकार के बारे में, देश के बारे में या किसी पर्सन के बारे में अपनी राय रख सकता है। उसको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति को अपनी राय देने का अधिकार है। इसी को स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, कि देश में कोई कभी किसी का शोषण नहीं करेगा। वो किसी भी स्थान पर हम काम कर रहे हों, हमें सारी वर्किंग कंडीशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर हम जितना काम कर रहे हैं उतना हिसाब से जितनी हमारी सैलरी या वेजेस डिसाइड है उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी से फ्री में मजदूरी नहीं कराई जाएगी या छोटे बच्चों से लेबर नहीं कराई जाएगी। ऐसा ही कुछ सारा आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 से 28 में इसका ब्यौरा दिया गया है। हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, हम आस्तिक हों या नास्तिक हों, इसमें कोई दूसरा हमारे लिए इंटरफेयर नहीं करेगा। यही हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कहती है। और लास्ट वाला है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 5th वाला। अभी तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके अनुसार हर समुदाय को, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय ही क्यों ना हो, उसको अपनी संस्कृति बनाए रखने का या अपनी संस्कृति संबंधी शिक्षा अपने लोगों को देने का, अपनी पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करने का पूरा पूरा अधिकार है। उनके साथ माइनॉरिटी की बेस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 29 से 30 में इसका मेंशन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा लास्ट है। अगर बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो ऊपर हमने आपको 5 अधिकार बताए गए हैं, इन सभी के लिए सोल है। क्या वो है? सोल है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि जब ये अधिकार हमको मिल जाता है संविधान में, जब ये अधिकार डाला गया है, उसके बाद ही हमारा 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th ये वर्किंग प्रोसेस में आए हैं। इसके बिना ये इफेक्टिव ही नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें अगर आपको ऊपर दिए गए 5 अधिकारों में से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको वहाँ न्याय मिलेगा। इसलिए यही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो इतने कमाल का अधिकार है हमारा कि ये सारे अधिकार उसी के कारण से ही जीवित होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि इसके बिना हमें सारे अधिकार में से कोई अधिकार मिल ही नहीं पाएगा। तो ये तो मैंने आपको केवल बताया कि हमारे 6 अधिकार हैं और कहाँ से कहाँ तक वो
वर्णित किए गए हैं। इसके बाद में हम डिटेल में एक एक अधिकार के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सामने जो हमारे इंडिया का कानून है उसका एक सिंबल है, इसको नॉर्मली हम अंधा कानून बोलते हैं। तो इसके हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें मालूम पड़ता है कि न्याय देते समय पर जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके केवल एविडेंस के आधार पर ही न्याय देते हैं। उनके सामने जैसे एविडेंस होंगे उसी के आधार पर वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो डिसीजन सुनाते समय उनकी आंखों में पट्टी इसलिए भी आवश्यक है कि वो ये नहीं देखते हैं कि उनके सामने एक प्रेसिडेंट खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, एक बड़ा नेता खड़ा है, एक पैसे वाला खड़ा है या फिर एक कॉमन मैन खड़ा है। उनके लिए तो सभी इक्वल हैं क्योंकि उनका काम केवल जनता को न्याय देना है। तो वो केवल एविडेंस के तौर पर बराबर बैलेंस करते हुए अपना काम करते हैं, इसलिए समानता का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ समानता के अधिकार को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि हमारे देश में जितनी आबादी है उसमें सभी लोगों का स्टेटस एक सा नहीं होता है, किसी भी देश में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोगों की जिम्मेदारी देश की सरकारों के ऊपर होती है कि वो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को प्रॉपर वे में न्याय दें, जिससे कि देश के कानून के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहे। तो अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 में कहा गया है विधि के समक्ष, विधि मीन्स कानून के समक्ष, यानी कि लॉ के समक्ष, कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। कैसे है? तो इसमें बताया गया है भारत के राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि हम इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हों, किसी भी यूटी में रह रहे हों, हमें हर जगह पर कानून के अनुसार ही रहना है और कानून के लिए हम हर जगह पर समान ही रहेंगे। हमारे साथ किसी भी स्थान पर किसी भी कारण से कोई भेदभाव होगा तो हम वहाँ के राज्य सरकारों के द्वारा होते हुए वहाँ के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें रिट लगा सकते हैं, उसमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम पूरे इंडिया के किसी भी एरिया में रहें, हम हर जगह पर कानून के लिए इक्वल हैं। कानून हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जेंडर के हों, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या किसी थर्ड जेंडर के हों, उसमें आप किसी भी वंशावली में पैदा हुए हों, आप किसी भी डायनेस्टी में पैदा हुए हों, आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए हों, आप किसी भी स्थान पर इंडिया में पैदा हुए हों, आपके साथ किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव इन आधारों पर नहीं किया जाएगा। ये हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ रहने वाले नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है कि आप एक स्टेट में रह रहे हैं, आप वहाँ से किसी दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ के लोग आपको इस बात से कह के आपके किसी भी कार्य में अवरोध नहीं लगाएंगे, आपकी शिक्षा में, आपकी जॉब में, कि आप बाहर के राज्य से आए हो या आप किसी दूसरे राज्य से आए हो। क्योंकि हम इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी फैमिली में, अपने घर में ही रह रहे हैं। ये पूरा इंडिया जो है हमारे लिए एक यूनाइटेड है। हम किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हैं, किसी भी वंश के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, हमारे साथ इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी स्थान पर नहीं होगा इंडिया में। नेक्स्ट है पॉइंट सेकंड, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल्स और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या फिर इसके अलावा राज्यों की सरकारों के द्वारा बनाए गए जनता के प्रयोग के लिए समर्पित की गई कुएं, तालाब, स्नान घाटों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग करने से किसी भी प्रकार से कोई रोकथाम नहीं करेगा। यानी कि बताया गया कि आप किसी भी दुकान पर जाएं, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में या किसी सार्वजनिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर जाएं, किसी पब्लिक रिक्रिएशनल पार्क में जाएं आप, या राज्य के द्वारा अपने खर्चों से यानी कि सरकारी पैसे से बनाए गए किसी कुएं, तालाब, स्नान घाट, धर्मशाला या किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर जाएं, तो आपको किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ मत बैठो या इस पब्लिक की प्रॉपर्टी का यूज़ मत लो। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक के पैसे से, हमारे टैक्स से ही बनाई गई है। उसका भुगतान सारा राज्य कर रहा है। वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पब्लिक यानी कि सार्वजनिक संपत्ति है। तो हमें उसका प्रयोग करना, उसकी रक्षा करना हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हमारी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में
आपके साथ वहाँ बैठने से, उसका यूज़ करने से कोई भी किसी भी आधार पर मना नहीं कर सकता है। अगर कोई मना करता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि आप अगर सरकारी जॉब निकल रही हैं और ऐसी स्थिति में आपने वो पेपर फाइट कर लिया और अपने कैलिबर से, अपने टैलेंट से आपने उसमें आपका रैंकिंग भी आ गया और आपको जॉब मिलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो जॉब प्रॉपरली ही मिलेगी। आपको कोई भी किसी भी आधार पर कि आप इस राज्य में नहीं जा सकते हैं, आप राजस्थान के हैं या फिर आप हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं, आप यहाँ मत आइए, आप इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जब जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, अगर उस तारीख में आप सारी एलिजिबिलिटीज़ रखते हो तो पेपर फाइट करके आपको उस जॉब की पोस्ट तक जाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो हमारे इंडिया में ये हमें सार्वजनिक अवसरों की समानता है। सरकारी नौकरी के लिए हम किसी भी स्थान पर हैं, अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं, पेपर फाइट करते हैं, तो हम उस पोस्ट को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें आगे बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा और ना ही उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। यानी कि अगर राज्य के अधीन कोई नौकरी निकली है या कोई पोस्ट खाली है, विकेंट है, उसके लिए आपने प्रयास किया और आपकी मेहनत सफल हो गई और आपकी जॉब लग गई, तो ऐसी स्थिति में आपको वो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपको कोई ये कह के नहीं हटा सकता कि आप इस धर्म के नहीं हो या इस कास्ट के नहीं हो या फिर आपका बर्थ प्लेस किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी सिटी में है, तो इस बात में आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अस्पृश्यता। ये अभी हमारा समानता का अधिकार ही चल रहा है, तो 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो 14, 15 और 16 हमने बताया आपको। 17 है अस्पृश्यता, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं आम भाषा में इसको बोलते हैं छुआछूत। अनटचेबिलिटी यानी कि अनटचेबिलिटी बहुत कॉमन वर्ड है। छुआछूत के द्वारा हम समझ जाते हैं कि जैसे पुराने समय में हमने देखा होगा कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या किसी लो कास्ट के पर्सन से टच हो जाता था तो मुझे स्नान करना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हो गया, या वो हमारे बराबर से नहीं बैठ सकता, या वो हमारे कुओं से पानी नहीं भर सकता, या हमारे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ईयर 1955 में अनटचेबिलिटी को एक जघन्य अपराध बना दिया गया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया था, क्योंकि उस समय पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको मंदिरों में ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज़्यादा था, तो उनको एंटर करने नहीं दिया जाता था, तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो 1955 से अस्पृश्यता को इंडिया के मौलिक अधिकारों में प्रॉपर्ली फिनिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत खत्म की जाती है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसके साथ छुआछूत की भावना से दूर जा रहे हैं या फिर उसके साथ में उसको इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार पनिशेबल भी है। यानी कि आप किसी भी स्थिति में नहीं कह सकते नहीं वो हमारे साथ अस्पृश्य है, वो हमारे साथ नहीं बैठेगा, या फिर वो हमारे जॉब में काम नहीं कर सकते हैं, या वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, या वो हमारे कंपार्टमेंट में नहीं आ सकते हैं। ये हर तरीके से छुआछूत के अंदर माना जाएगा, अस्पृश्यता है, ये इंडिया में एक अपराध है। और इसका लास्ट है राइट टू इक्वलिटी का उपाधियों का अंत, टाइटल्स। तो उपाधियों का अंत में बताया गया है कि हमारे यहाँ पर राज्य अपनी इच्छा से सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो राज्य का मतलब हमारे इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है, तो उसी के लिए यूज़ हो रहा है। इसको हर बार हम लोग केवल स्टेट नहीं समझ सकते, वो इंडिया की बात हो रही है। तो हमारा जो देश है वो हमें हमारे महान कार्यों के लिए, अगर हम किसी आर्मी से रिलेटेड काम किया है, जैसे हमारे यहाँ पे सेना के टुकड़ियों को हम लोग परमवीर चक्र या फिर वीरता सम्मान या फिर महावीर चक्र प्रदान करते हैं, शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं वो, या अगर किसी विद्या में हमारे पास कोई अच्छी विद्या है, किसी खेल की अच्छी विद्या है, या किसी सिंगिंग की अच्छी विद्या है, या किसी दूसरे क्षेत्र में विद्या है, तो ऐसी स्थिति में वो हमें विद्या संबंधी सम्मान यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड जो हमें मिलते हैं, वो अवार्ड्स हमें दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले हमें अंग्रेज़ों के समय पर
बताया दिया जाता था नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि, वो ऐसे टाइटल्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। अब आपने अच्छा काम किया, अगर आप आर्मी से रिलेटेड है तो आपको सेना संबंधी जो वीरता या महावीर चक्र या परमवीर चक्र मिलते हैं, और विद्या संबंधी हैं तो अगर खेल के फील्ड में तो अर्जुन अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, या फिर पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण अवार्ड मिलती हैं। ऐसे अवार्ड ही दिए जाएंगे, कोई टाइटल आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी राज्य यानी कि कोई दूसरा देश हमें किसी प्रकार का टाइटल देना चाहता है तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी स्थिति में। फिर बताया गया कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, वो राज्य के अंडर में कोई काम कर रहा है यानी कि किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठा हुआ है या कोई काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भी विदेशी राज्य से कोई बिना अपने प्रेसिडेंट की सहमति के स्वीकार नहीं करेगा कोई टाइटल। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का है, इंडिया के यहाँ काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। तो ऐसी स्थिति में वो इंडिया के प्रेसिडेंट से ही परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो किसी दूसरे कंट्री से किसी प्रकार का टाइटल या कोई अवार्ड ले सकता है। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। फिर बताया गया इसमें राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से, यानी कि ये इंडियंस के बारे में बात हो रही है कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसी स्थिति में हम किसी बाहर की कंट्री से कोई भी भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारी समानता के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि अगर बाहर के किसी कंट्री से हमने ऐसा अवार्ड ले लिया बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के तो ऐसी स्थिति में हम देशद्रोही भी कहला सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वो किस जो दूसरा देश है वो पता नहीं किस मंशा से आपको वो अवार्ड दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हम इंडिया के नागरिक हैं, चाहे हम इंडिया के सरकार के किसी भी पोस्ट पर बैठे हों, हम केवल अपनी सोच कर किसी दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का कोई अवार्ड या टाइटल नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पहले हमें अपने देश के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा, उनकी परमिशन मिलेगी, तभी हम इस प्रकार का कोई टाइटल ले सकते हैं। तो अभी मैंने आपको आज समानता का अधिकार क्लियर करवाया है। इसमें हमें हर जगह पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, जिसमें हर जगह पर हमें कानून के समक्ष समानता है। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हों, हर जगह हम समान तरीके से ट्रीट होंगे। हम किसी भी डायनेस्टी में हों, किसी भी रिलीजियस को मानने वाले हों, रिलीजन को किसी भी कास्ट में हो, किसी भी जेंडर में हो, या हमारा बर्थ प्लेस कोई भी हो, हमें किसी प्रकार का इन बातों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम हर जगह पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उनमें इक्वली पार्ट ले सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हम आगे तालाब, कुएं, स्नान घाट सभी जगह पर आ जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी सरकारी जॉब निकलती है तो अगर हमारे अंदर इतना टैलेंट है तो उसको फाइट करके एग्ज़ाम को हम उस जॉब तक आराम से पहुंच सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। छुआछूत का विरोध किया गया उसके बाद में 1955 से, जिसमें किसी के भी साथ इस प्रकार का बिहेव नहीं करना है हमें जिससे कि उसको अपने आप में अनटचेबल वाली फीलिंग फील हो। और हम बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे, और हमारा देश भी हमें सेना या फिर किसी राज्य के द्वारा कोई पोस्ट यानी कि कोई अवार्ड दिया जा सकता है हमारे किसी महान या बड़े कार्य के लिए, उसके पहले नहीं है। तो हमारा अभी ये जो समानता का अधिकार है वो कंप्लीट हो चुका है। समानता के अधिकार के बाद जो दूसरा अधिकार आता है वो आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब इसके आगे हम स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहला अधिकार एक बार बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अगर हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित कोई ओपिनियन है, या देश में चल रही जो पॉलिसीज़ या योजनाएं हैं उनसे संबंधित कोई ओपिनियन है, या इलेक्शन से संबंधित कोई ओपिनियन है, तो हम लोग पब्लिकली उसको अपनी बातों को एक दायरे में एक मर्यादा के अंदर रहकर साझा कर सकते हैं। इसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। हर देश की पब्लिक को ये अधिकार होता है कि वो अपने देश से संबंधित जो उनकी थिंकिंग है उसको जनता तक या दूसरों तक पहुंचाए। तो इसी के आधार पर इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहा गया है। ये प्रेस का अधिकार हमें होता है जिसमें हमें अपनी जो भी थिंकिंग है उसको किसी भी न्यूज़पेपर में छपवाने का अधिकार है। आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि आजकल
ये रूप थोड़ा बदल गया है, तो टीवी पर डिबेट वगैरह होती है जिसमें आम आदमियों को भी पूरा पूरा दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्शंस के समय पर भी जो मीडिया हम लोगों के दरवाजे तक आती है, हमारी ओपिनियन को अपने जानती है और साथ में वो ये भी प्रयास करके मालूम करना चाहती है, देश की जनता तक आपकी आवाज़ को पहुंचाती है कि आप अपने एरिया में कैसा नेता चाहते हैं। तो देश में किसी भी प्रकार के इश्यूज़ हों, उसमें सभी में पब्लिक की भागीदारी आवश्यक होती है, क्योंकि देश हमारा है, ये हमारी फैमिली की तरह है। तो यहाँ पे जिस जिस भी स्थिति में जो भी प्रॉब्लम आई है उसके बारे में जनता को पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, ताकि हर इंसान को ये फील हो कि ये देश जो है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से हमारा ही है। उनको हर तरीके से ऐसा दिखना चाहिए कि ये देश हमारा खुद का ही है। तो इसलिए यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार देना हमें सुनिश्चित किया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, यानी कि इसमें हमारे पास स्वतंत्रता है। वाक का वर्ड यूज किया गया, वाक मतलब बोलने का, और अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हमें अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आपकी किसी भी मुद्दे से संबंधित जो भी थिंकिंग है, ये आपका काम है, आपका अधिकार है, केवल कर्तव्य नहीं, आपका अधिकार है कि आप उस अपनी फीलिंग को जनता तक पहुंचाएं या सरकार तक पहुंचाएं। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम लोग अपनी बातें मीडिया के थ्रू सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं, ताकि सरकार उसके बारे में सुने और जनता की आवाज़ सुनकर जैसा जनता चाहती है वैसा करे। तो इसमें ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जिसमें हर इंसान को अपनी बात कहने का, उसको एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा राइट है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप को ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा किए गए किसी कार्य से उनकी शांति भंग होने का या उनके सामने कोई समस्या खड़ी होने वाली है, ऐसा अनुमान होता है, ऐसा संदेह होता है, तो वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से और निरायुध, निरायुध मीन्स बिना किसी शस्त्र के, आयुध माने शस्त्र होता है और निरायुध माने बिना किसी शस्त्र के, वो सम्मेलन कर सकती है, कॉन्फ्रेंस कर सकती है, मीटिंग कर सकती है, ग्रुपिंग कर सकती है, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार के तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं लोग धरना देते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में जाके, तो वहाँ पे बस इतना ही होता है कि लोगों को जो भी काम कर रहे हैं सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का, वो ठीक है, आजकल तो मीडिया इजीली पहुँचा देती है, लेकिन आपका जो भी धरना है वो बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए। आपके किसी भी कारण से दूसरे लोगों की शांति में किसी प्रकार की दखल नहीं आनी चाहिए, या देश की जो एकता है उसको किसी प्रकार का धक्का नहीं लगना चाहिए। आगे है संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्क प्लेसेस पर लोग अपनी अपनी यूनियन बना लेते हैं। जैसे हम लोग लेबर यूनियन बनाते हैं, या जहाँ भी हम लोग जिस भी लेवल पर वर्क कर रहे हो वह एक से अपने जो हमारे साथ के लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ एक यूनिट बना लेते हैं, ताकि कोई जो ऊपर एम्प्लॉयर बैठा है वो किसी भी प्रकार का हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। वो एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो ऐसी स्थिति में हमारा वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा में मतलब अधिकार दिया गया है कि आप वहाँ रहकर संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी आवाज़ को अकेला तो नहीं उठा पाएगा, तो सबके साथ मिलकर अपनी आवाज़ को उठा सकें। आगे है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। आप पूरे इंडिया के टेरिटरी में किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार है, आप पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार। आप पूरे इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, कुछ समय के लिए भी रह सकते हो और हमेशा के लिए वहाँ बस भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जिस प्लेस पे आप रह रहे हो वहाँ पर आपकी जॉब ठीक नहीं है या वहाँ पे आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आप उस स्थान को त्याग कर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंटली निवास कर सकते हो। इंडिया के अंदर आपको ऐसा करने के लिए पूरी पूरी आज़ादी है, पूरा अधिकार है। और इसका लास्ट है 19th का, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। यानी कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप किसी भी स्थान पर जाकर वहाँ रह सकते हो, निवास कर सकते हो, अपना कोई भी एक्शन कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, अपना कारोबार चला सकते हो। ऐसा कह के आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप किसी बाहर के राज्य से या बाहर के शहर से आए हो। ये हमारा पूरा अधिकार है कि जहाँ हम उस एरिया में अगर गए हैं
किसी प्रॉब्लम के कारण से, तो वो इंडिया के अंदर है, तो वहाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही माहौल मिलेगा जैसा हमें अपने राज्य या अपने शहर में मिलता है। इस स्थिति में आपके साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का गलत बिहेव या व्यवहार करता है तो इसकी उसकी स्थिति में ये आपके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा और आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19 के 6 पार्ट्स हैं, ABCDE। तो ये 6 पार्ट्स को मिला के हमारी प्रेस की आज़ादी मिलती है। उसके बाद में है 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्वतंत्रता के लिए, यानी कि ताकि अगर कोई पर्सन है जिसने अगर कोई दो गलती की है या केवल उसको किसी संदेह में पकड़ लिया गया है तो उसको भी सुरक्षा दी गई है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। यानी कि किसी भी पर्सन को हम दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसकी रक्षा की जाएगी, उसको दोष सिद्ध होने तक उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ना ही उसको दोषी माना जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। एक ही अपराध आपने किया है तो आपको एक बार पनिशमेंट मिलेगा, वो सजा काटने के बाद आप प्रॉपरली मुक्त हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट फिर अलाउ नहीं होगा। अगर आप दोबारा वही अपराध करते हैं, कोई दूसरा अपराध करते हैं, तो आपको सेकंड टाइम उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। अगर आपने एक बार अपराध कर लिया, आप उसकी सजा काट आए, तो आप उस अपराध से मुक्त हो। फिर बताया गया यहाँ पर किसी अपराध के लिए किसी भी अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप किसी को भी जबरदस्ती उसके अपराध को, चाहे उसने ना भी किया हो, आप उसको मारपीट करके उसको इतना टॉर्चर नहीं कर सकते हो कि आप उसको खुद ही उसका अपराध कबूलवाओ, ये गलत है। आप उसके खिलाफ सबूत जुटा सकते हो, दूसरे कार्य हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं माना जाएगा। क्योंकि मानवाधिकार आयोग के भी द्वारा इंडिया में भी हमारे ह्यूमन राइट्स काम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा भी कोई भी क्रिमिनल है, वो भले ही क्रिमिनल है लेकिन है तो एक इंसान ही, तो उसके साथ इंसानियत का बिहेव किया जाएगा। और फिर ऐसी स्थिति में वहाँ तो अभी दोष सिद्धि भी नहीं हुई है, जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक आप उसके साथ कोई ऐसा बिहेव भी नहीं कर सकते हो। इवन 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको अपनी कस्टडी में भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद है 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ। इस आर्टिकल को बोला जाता है राइट टू लाइफ, यानी कि देश में एक खुली तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित क्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तभी उसके प्राणों को कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कानून के द्वारा उस पर केस चलाया जाएगा, तभी उसको प्राण दैहिक पनिशमेंट दिया जा सकता है। प्राण का मतलब हो गया इसमें कहीं ना कहीं हैंग अप, यानी कि फांसी, और दैहिक स्वतंत्रता उसको फिजिकली मारपीट करना या टॉर्चर करना। तो ऐसी स्थिति में जब तक कानून पनिशमेंट ना दे दे तब तक किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी स्थान पर पकड़ के नहीं रख सकते हो, कस्टडी में भी नहीं ले सकते हो, जेल में भी नहीं डाल सकते हो, जब तक कानून उसको ऐसी पनिशमेंट ना सुना दे, सजा ना सुना दे, नहीं तो नहीं। तो इसी के अंडर में हमारे पास राइट टू वाटर, ये भी राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। राइट टू वाटर का जो अधिकार है, राइट टू वाटर, क्योंकि मतलब राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ है तो लाइफ तो तभी चल पाएगी जब हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु मिलेगी। तो ये राइट टू लाइफ भी हमारा राइट टू वाटर को भी समेटे हुए अपने आप में। इसके अलावा राइट टू फ्रेश एयर का भी हमारा अधिकार है कि जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ की एयर वगैरह सुरक्षित और साफ़ सुथरी हो। तभी तो हम लोगों के पास में ये गाड़ियों के पॉल्यूशन वगैरह के सर्टिफिकेट रखना भी आवश्यक माना जाता है। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में पहले केवल एक था, लेकिन बाद में इसमें 21 में ए का लगाकर शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे वो बंद करेगा। तो हर राज्य का ये काम है कि अपने यहाँ रह रहे बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उनको बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन तो कम से कम अवेलेबल करा ही दे, ताकि वो अपनी लाइफ में इतना तो पढ़ लिख जाएं कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगा सकें या अपना खुद का छोटा मोटा काम धंधा खोल सकें।
तो ये राज्य का अधिकार है कि वो उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, फ्री, जैसे फ्री स्कूल्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, फ्री उनको स्टेशनरी के लिए पैसे आते हैं उनके अकाउंट में। इवन उनको दोपहर के समय स्कूल में ही MDM यानी कि मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या में प्रमोट हो, बढ़ें। नहीं तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या दूसरे कामकाज में लगे रहते हैं। तो वो सभी बच्चों के लिए देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा रखी गई है, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और राइट टू फ्रीडम में जो लास्ट हमारा आर्टिकल है वो है 22। तो 22 जो आर्टिकल है हमारा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जहाँ गिरफ्तारी जो किसी व्यक्ति की जा रही है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उससे संबंधित कुछ शर्तें हैं जो संविधान में रखी गई हैं। यानी कि जब कोई पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसका जो जुर्म है वो बताना है, या आपने जो भी सबूत जुटाए हैं जिसके बिहाफ पर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको वो कारण भी उस व्यक्ति को अवगत कराने हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति को अपनी इंटरेस्ट से अपने फेवर के लिए एक वकील भी हायर करने का अधिकार है, वो एक लॉयर भी रखेगा जो उसके डिफेंस में काम करे। तो ये सबसे पहला 22 के फर्स्ट में बताएगी विशेषता कि आप किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर रहे हो तो उसको उसका कारण बताना है कि आपको इस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको ये भी इन्फॉर्म कर दो कि आपको अपनी इच्छा का जो वकील है उसको भी इन्फॉर्म कर दो, साथ ही उसके जो फैमिली मेम्बर्स अगर वहाँ नहीं है तो उनको भी इन्फॉर्म करवाना आवश्यक है। फिर बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी 24 घंटे की अवधि में जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा। यानी कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया उसी से 24 आवर्स के अंदर आपको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और जब तक मजिस्ट्रेट अलाउ ना कर दे आप उस व्यक्ति को फर्दर और ज़्यादा लंबे समय के लिए कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट कह दे कि हाँ इस व्यक्ति को आपको कस्टडी में आगे रखना है तभी रख सकते हैं, नहीं तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद में मजिस्ट्रेट की जैसी भी परमिशन मिलती है उसको हम फ्री कर सकते हैं। तो इसके अलावा गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको उसका कारण बता के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उससे ज़्यादा हम उसको 24 आवर्स के बाद में मजिस्ट्रेट जब तक अलाउ ना करते उसको उससे ज़्यादा देर हम गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। फिर बताया गया है, ये सेकंड पॉइंट ही दोबारा रिपीट हुआ है। तो गिरफ्तारी में निरोध से संरक्षण का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो जैसे मैंने बताया कि वो अपराधी तो है लेकिन एक इंसान है, तो उसमें उसकी स्थिति में भी तो अभी तक उसका जो अपराध है वो सिद्ध भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसको आपके उसके जो अपराध हैं उससे आपको अवगत कराना होगा, आवश्यक है। और उसकी कंसल्टेंट के लिए एक लॉयर भी उसको हायर करने का अधिकार है, उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करने का भी उसको पूरा पूरा अधिकार है। और उसको मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है। उससे ज़्यादा अगर मजिस्ट्रेट अलाउ कर दे तो ही उसको हम फर्दर अभी इस कस्टडी में और रख सकते हैं, नहीं तो उसको हम उससे ज़्यादा कस्टडी में भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइट है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में राइट इसका जो बताया जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी भी स्थिति में किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। आप किसी पर्सन के साथ में जब आपको जॉब पर उसको रखा जा रहा है तो जितनी सैलरी उसके साथ डिसाइड थी उतनी उसको देनी है, उससे काम के घंटे जो निश्चित हैं उतने ही घंटे उससे काम करवाना है, या फिर छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करानी है। ये सारा कुछ शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें किसी भी छोटे बच्चे को यानी कि 14 साल से अंडर के एज के बच्चे को हम कोई भी किसी भी वर्क प्लेस पर काम नहीं करा सकते, जैसे किसी होटल में, किसी ढाबा पे या किसी माइन में, खान वगैरह में भी काम करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यानी कि किसी वैसे तो काम कराना ही अलाउड नहीं है, और ख़ास तौर पर इसमें ऐसी स्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ उन बच्चों की जान को खतरा हो, या किसी भी ऐसे स्थान पर बच्चों को काम करने की सख्त मनाही है।
क्योंकि ये समय बच्चों की केवल पढ़ाई लिखाई का या खेल कूद का होता है। यही एज होती है जो बच्चों के पूरे फर्दर जो उनकी लाइफ है या उनका करियर है उसको डिसाइड करती है। तो इसी स्थिति में बच्चों को उनके पेरेंट्स का सरकार ने यही जिम्मा दिया गया है सरकार के द्वारा कि आप अपने बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस रहें और प्रयास करें कि वो आपके बच्चे प्रॉपरली फिजिकली और मेंटली हेल्दी हों, क्योंकि फिजिकली और मेंटली हेल्दी बच्चे ही देश का भविष्य बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के पास ये पूरा अधिकार दिया गया है, उनके पेरेंट के साथ सुनिश्चित किया गया है इस अधिकार को कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के समय पर किसी प्रकार का व्यापार ना कराया जाए। तो उसमें पहला बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार यानी कि इंसानों की, व्यक्तियों की, मानवों की खरीद बेच नहीं होगी, मानवों की खरीद बिक्री पर रोक है। और बलात् श्रम मीन्स फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, किसी के साथ जबरदस्ती श्रम करवाना, फ्री में मजदूरी कराना, ये बिल्कुल सख्त कानूनन अपराध है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार, इसी प्रकार का अन्य श्रम निषिद्ध किया गया है। फोर्स लेबर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अगर आप इसी प्रकार का कोई कार्य किसी के साथ करा रहे हैं या इंसानों की खरीद बेच, जैसी ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ करती थी या बाकी पुरानी हमने फ्रांस के रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ा है, उधर भी देखा है, तो ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार जो भी आपको बताया था, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी स्थान पर कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा 14 साल से कम कि किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि किसी भी ऐसे प्लेस पर उनसे, वैसे तो काम करने की स्ट्रिक्टली मनाही है, लेकिन फिर भी खासतौर पर किसी ऐसे स्थान पर उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाएगा जहाँ उनकी जान को खतरा हो, क्योंकि इस समय उनके केवल पढ़ने लिखने का है और उसी पर पेरेंट्स को और सरकार को ध्यान देना है। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूरा हो गया, जिसमें मानवों की खरीद बिक्री या फिर ज़बरदस्ती फोर्स लेबर या बच्चों के किसी भी प्रकार के वर्क प्लेस पर जाने का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो गाइस, इसके आगे की वीडियोस जो अधिकारों की होंगी वो मैं आपको अपने आगे की क्लिप्स में पार्ट 2 में अवेलेबल करवाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।